वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये जाना था कि धातु और अधातु दोनों के फिजिकल अपीयरेंस या भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं। ठीक है, वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप किसी भी मैटर को, पदार्थ को धातु कह सकते हो या अधातु कह सकते हैं। तो हमने उसमें ये देखा था कि जो धातुएं थी वो ठोस थी, नॉर्मली वो ठोस थी, हालांकि हर एक पॉइंट के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थे, ये भी हमने देखा था। जैसे कि धातु ठोस है तो पारा क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में था, और ऐसे ही चमकीली धातुओं में एक चमक सी होती है, जबकि जो आयोडीन है वो अधातु है, उसमें भी चमक होती है। इस तरह से हमने कई पॉइंट्स पढ़े थे कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होता है और उनके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। इसका मतलब ये कि आप धातु या अधातु या किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका यही फीचर होगा या ये इसी कैटेगरी में आता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर उसका केमिकल कॉम्बिनेशन जानना होता है, उसके अंदर की बात है। अब बाहर से कोई सजा बजा सा है, साफ सुथरा सा, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाहर से सुंदर दिख रहा है तो वो अंदर से भी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वो बाहर से सुंदर दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो फिजिकल जो चीजें होती है, यानी कि बाहरी उसका रूप, रंग, ढांचा कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखों का कलर कौन सा है, तो इन सब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ उसकी आंखें ब्लू हैं तो उसका दिल भी बहुत सुंदर होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वैसे ही हम जानेंगे अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, हम यहाँ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहला है वो है वायु में दहन। अब वायु में दहन का मतलब क्या है, वायु का मतलब क्या है, बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे बहुत सारे गैसेस जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, धूल, मिट्टी, धुआं, ये सब जो है मिलके वायु बनाता है। तो वायु में दहन का मतलब पर्टिकुलर यहाँ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के साथ जब दहन क्या होता है, किसी भी चीज का जलना। ठीक, और जलने के लिए क्या चीज चाहिए होता है, ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि कहीं भी अगर कोई भी चीज जलाई जा रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन, जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी से जो हमने जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जो पेट में जो आग जलती है, जिसमें जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, वो किस वजह से जल पाती है, वो उस ऑक्सीजन की ही वजह से जल पाती है। ठीक है, तो एक तरह से आप कहते हो ना, ऑक्सीजन हमारी प्राणदायक वायु है, तो एक तरह से वो धीरे धीरे हमारी जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसी से सारी साइकिल, एक तरह से वो ग्रेजुअली हमें कम भी करती जाती है, खत्म भी करती जाती है। तो दोनों चीजें मिलती जुलती ही हैं। वैसे ही नॉर्मल भी लाइफ में आप देखते हैं जो कोई भी चीज जलना होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई धातु जलती है तो उसका क्या रिएक्शन आता है ये देखेंगे सबसे पहले वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली कोई भी धातु होती है जब वो ऑक्सीजन में जलती है तो वो अपना ही ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्षारकीय आप जान ही रहे हैं, है ना, अम्लीय और क्षारकीय आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा ही है ना, इस पे हम आगे और बात करेंगे। तो नॉर्मल कैरेक्टर क्या होता है धातु का, कि अगर धातु को हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो, जरूरी नहीं है सारी धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी नहीं करती है ना। तो जब होता है ऑक्सीजन के साथ दहन, मतलब दहन यानी कि उसको और मोटिवेट किया जा रहा है, थोड़ा सा गर्म चीजें, गर्माहट दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, तो वो अपना ऑक्साइड बनाती है। और ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर उदाहरण में ले रहे हैं कॉपर धातु। कॉपर धातु को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं तो ये हमारा बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमें क्या, कॉपर एक धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कर रहा है तो वो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और एल्यूमिनियम भी एक धातु है ना, आप जान रहे हो धातु कौन कौन सी है, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, लेड है, और सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। और आप इनमें एक बेसिक कैरेक्टर देखोगे, ये सारी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन सब में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो अब इस पे हम आगे बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आप जानते हैं, लगभग जानते हैं। जो संयोजकता होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चीजों पर डिपेंड होता है, या ये कहिए पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, धनायन होना या ऋणायन होना, ये डिपेंड करता है संयोजकता पर, है ना। और संयोजकता किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा कोई भी तत्व है,
ठीक है, कोई भी तत्व है उसमें आप देखते हो जो ये नियम है कि जो हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो संतृप्त हो जाएगी, है ना। अब वो आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो वो शांत हो जाएगा, उसकी आत्मा भटकना बंद कर देगी। नहीं, लेकिन जब तक 8 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होते हैं, जब तक उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो पूरी नहीं होती, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है कि अब मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। जैसे होता है ना कि इंसान भटकता रहता है, भगवान और अच्छी चीजों का अच्छे कर्म करो, किस लिए? कि मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाए। ठीक, तो वही चीजें हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 8, अब क्या है, किसी में क्या है 7 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। इस तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तरह से 8 से कम ज्यादा हो सकते हैं ना। जैसे 8 तक पूरा करने के लिए अब क्या हो सकता है कि 4 एक बीच की स्थिति है। 4 संयोजकता होती है कार्बन की, जिसका बहुत सारे अपर रूप होते हैं, जिसके पास बहुत सारे तरीके से बॉन्डिंग करने की क्षमता होती है। ठीक है, अच्छा, जो ये मिडिल स्थिति है 4 से, या तो वो 4 से ज्यादा होगा या तो 4 से कम। क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर 4 से कम है तो कोई इनको क्यों देगा? ठीक है, तो ज्यादा है जिसके पास वो कहेगा ना भाई मेरे पास तो 6 है, तुझे तो 6 की जरूरत है, मुझे तो 2 ही की जरूरत है, तू अपने वाले मुझे दे दे, तुझे तो 2 ही का खलेगा ना, और तेरी आत्मा को भी शांति हो जाएगी, है ना। भाई जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास कम है, तो ऐसा करना चाहिए ना, मिलजुल के एक दूसरे को एडजस्ट कर लेना चाहिए कि सबका काम चलता रहे। हालांकि कोई ऐसा करता नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आपके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो क्या होता है कि अगर भाई हम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी वजह से हमेशा परेशान रहने से अच्छा है कि जिसके पास हमें दे दो, शांति मिले, है ना। ऐसी ही प्रकृति जिनकी होती है उन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, और अक्सर वो होते हैं धातु। ठीक, धातु क्या होते हैं? मोस्टली धनात्मक होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिला है, जो कि मिला है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से। अब अभी इन्होंने ये कहा कि ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन कुछ का क्या नेचर होता है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, इन सब का नेचर क्षारकीय और अम्लीय दोनों तरह से, मतलब ये क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड इनको कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के साथ, या चाहे आप उन्हें एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, चाहे बेस के साथ रिएक्शन कराइए। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, चाहे बेस के साथ रिएक्शन कराइए, ये क्या करेंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल देने का मतलब क्या हुआ कि ये लवण बना देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम, अब यहाँ हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज Al2O3। ओके, इसको हमने HCl के साथ मिलाया। HCl क्या है? एक एसिड है। अब HCl के साथ हमने जब रिएक्शन कराया है तो HCl में क्या है? H+ आयन होता है और क्लोरीन माइनस आयन होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस आयन होता है, तो एल्यूमिनियम क्या है? धनायन है। ठीक है, वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? क्लोरीन को। ठीक है, तो फिर यहां पर इसने क्लोराइड अपना बना लिया। ठीक, एल्यूमिनियम ने, और क्या बचा? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यही जब आप बेस के साथ मिला रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम प्लस होगा और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन होगा। अब क्या है कि ये जो है प्लस आयन को अट्रैक्ट कर ले रहा है Al2O3। अब आप ये कहोगे कि अभी तो यहाँ पर ये प्लस था, तो फिर इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पर तो ये प्लस प्लस कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? तो यहाँ पर जब ये एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, तब ये सोडियम का एक यहाँ पर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, तब ये माइनस आयन बन जाता है ना। तो और ये क्या है? OH है माइनस, और इसमें से जो एक ऑक्सीजन मिला वो इसी के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना ले रहा है। ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। और जब ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है तो ये जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, और माइनस चार्ज वाला सोडियम के प्लस चार्ज के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। तो ऐसे ऑक्साइड जो होते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब कि ना, उभयधर्मी एक ऐसा है बफर टाइप का वर्ड है कि ना राम में ना रहीम में, है ना ये इधर में ना उधर में, ना हाइड्रो, जब HCl मतलब अम्ल मिला तो अम्ल से दोस्ती कर ली, और
वो क्षार मिला तो क्षार से दोस्ती कर ली, यार हमारी तुम्हारी तो क्या ही कहने, हमारा तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है ना। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब हम आगे चलते हैं। कुछ ऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील होते हैं, वो तैरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो जल में घुलकर क्षार देते हैं, ठीक है, क्षार प्रदान करते हैं। कौन से ऐसे होते हैं, अब हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक। सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम, ये जो सोडियम है या पोटेशियम है ये सॉलिड फॉर्म में है, और जब इसे हम वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आप जान ही रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, ठीक है। और वो किससे बन रहा है, ये इन धातुओं के ऑक्साइड से, ठीक है। धातु ऑक्सीजन में जब दहन होता है धातु का ऑक्सीजन में, तब वो धातु ऑक्साइड बनती है। और कुछ धातु ऑक्साइड क्या होती हैं, जब उन्हें वाटर में मिलाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब वो क्षार बन जाती है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्षार बन जाता है। हम देख रहे हैं कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सब पे ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जैसे सामान्य ताप है उसमें क्या है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये सब अगर खुली सतह पर ऐसे रखे रहते हैं तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ना। और जो ये लेयर जम जाती है ये इसके जो है आगे के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से इसे सुरक्षित रखती है, खराब होने से सुरक्षित रखती है। इसी तरह से आपने एक टर्म और सुना होगा, एनोडीकरण, एनोडीकरण या आयोनाइडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एनोडीकरण में कि एल्यूमिनियम का जो एक एल्यूमिनियम धातु है उसको क्या करते हैं, एनोड बना देते हैं। आपको एनोड का क्या मतलब होता है, प्लस चार्ज। एनोड और कैथोड दो होते हैं, एनोड का मतलब प्लस और कैथोड का मतलब माइनस। तो एनोड चार्ज हम किसको बनाते हैं, एल्यूमिनियम को एनोड ही तो बनाएंगे, क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, प्लस चार्ज होती हैं। तो एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं H2SO4 का, अम्ल का, ठीक है, डाइल्यूट सा, और उसमें हमेशा रिएक्शन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं। कंसंट्रेटेड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कराई जाती। क्यों, ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि आप कंसंट्रेटेड लेते हो तो वो बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा ही। तो आप किसी में भी रिएक्शन कराओगे तो पहली बात तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, उसमें इतनी ज्यादा हीट निकलती रहती है, इतनी ज्यादा वो धुआं सा निकलता रहता है कि वो आपके कहीं भी पड़ जाएगा, जल जाओगे, है ना, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। दूसरा, उसके साथ जब किसी भी चीज का रिएक्शन, इतना तेज रिएक्शन होता है, इतना तेज उसमें से ऊष्मा निकलती है कि यहाँ पर भी आप देखते हो कि उसमें हाइड्रोजन इतना तेज वो रिएक्ट होता है कि आग लग जाती है ना। तो जो ये सारी चीजें हैं, रिएक्शंस हैं, वो किसके साथ होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट H2SO4 जब भी कहा जाएगा कि अम्ल के साथ, तो आप अंडरस्टूड है कि आप ये समझिए कि वहां पर डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल हो रहा है। तो डाइल्यूट H2SO4 का हमने सोल्यूशन लिया, उसमें हमने एनोड बनाया किसको, एल्यूमिनियम को, ठीक है। हमने एक सोल्यूशन लिया, उसमें H2SO4 लिया है और उसमें एनोड बनाया है किसको, एल्यूमिनियम को। अब इसमें जब विद्युत प्रवाहित करेंगे, ठीक है, विद्युत प्रवाहित करने पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आएगी, और एल्यूमिनियम की छड़ पे, एनोड पर आएगी, ठीक है। और जब एनोड पर आएगी तो इसी के ऊपर एक लेयर चल जाएगी, तो इस पर ऑक्सीडाइज एक लेयर हो जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, इसी के ऊपर बहुत आसानी से पॉलिश कर देते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम का जो है संरक्षण हो जाता है, संक्षारण से उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन या एनोडीकरण। अब इसमें क्या है कि जो सिल्वर और गोल्ड है ये फिर भी रिएक्शन नहीं करता। सिल्वर और गोल्ड किसी भी दशा में, यानी बहुत ज्यादा तापमान भी आप बढ़ा देंगे तब भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि धातुओं की जल से अभिक्रिया, जो धातु है वो जल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब जल क्या है, जल 3 फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो जल का मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड के साथ रिएक्शन करने का तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ लिक्विड और गैस इन्हीं दोनों फॉर्म में हम देखेंगे।
तो जो धातु होती है वो जल के साथ, अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती है। कुछ तो जल नॉर्मल टेम्परेचर पे है तभी रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। अगर इनको खुले, उसमें पहली बात तो आप खुले नॉर्मल उसमें आप इसको एटमॉस्फेयर में रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनमें तुरंत आग वाग लग जाती है। इन्हें कैरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि ये नॉर्मल एयर के टच में आए ही ना, ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जलने लगेंगे। तो ये जो है नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। ठंडा पानी आप लीजिए, उसमें आप पोटेशियम को या सोडियम को डालिए तो आग लग जाएगी। मतलब उसमें क्या से आग, क्या वो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा इसमें रहती है, वो निकलती है तो तुरंत वो हाइड्रोजन जलने लगती है। तो वही मुझे हम लोग को दिखाई देता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो जो सोडियम और पोटेशियम है, ये जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं, वो अभिक्रियाएं होती है ऊष्मा छेपी, यानी उसमें निकलती है ऊष्मा। और वो ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है कि उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है और ज्वलनशील हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो धातु होती है वो जल के साथ मिलने पर, जल के साथ रिएक्शन करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है। वो जो भी धातु रहेगी वो अपना ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन का भी होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड, अपना ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन वाला, और जो हाइड्रोजन वाला होता है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ये रिएक्शन में देखा कि पोटेशियम है वो जल के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो सोडियम है वो जल के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इनके साथ हमें मिल रहा है जो हाइड्रोजन गैस, ये प्रज्वलित हो जाती है। ये बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है, इस वजह से इस गैस में आग लग जाती है। तो इसका मतलब जो हाईली रिएक्टिव धातुएं होती हैं वो ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं। अब उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम। ये थोड़ा मॉडरेट, यानी बहुत ज्यादा, आप देखते हो कैल्शियम घोलते हैं, है ना, तो क्या होता है, आपने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। जो कैल्शियम है वो पानी के साथ मिलाने पर उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब ऊष्मा तो उसमें भी निकल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं निकल रही है कि जो उसमें से हाइड्रोजन निकल रही हो वो उसमें आग ही लग जाए या प्रज्वलनशील हो जाए, है ना। और जो कैल्शियम है वो तैरता रहता है ना। तो वो क्यों तैरने लगता है, वो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो वो लाइट हो जाता है, तो इस वजह से वो तैरने लगता है। तो जो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता तो वो भी है ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन फिर वो इतना प्रज्वलन या इतना ज्वलनशील नहीं होता। हालांकि वो भी ऊष्मा छेपी होता है, ऊष्मा उसमें भी निकलती है बाहर। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है, और इसके आगे हम चले, अभी तक तो हम ठंडे जल से ही रिएक्शन करा ले रहे थे, ठंडे जल से ही धातुएं रिएक्शन कर ले रही थी। लेकिन अब क्या है कि ठंडे जल से काम नहीं चलेगा। हाँ, जैसे मैग्नीशियम, अगर आप थोड़ा सा गर्म आप जल को कर दीजिए, उसको और ज्यादा ऊष्मा दे दीजिए, तो क्या होगा कि जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है गर्म जल के साथ रिएक्शन करके। ठंडे जल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी तैरता है। ये कैसे तैरता है, जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन के वो लग जाते हैं, जैसा इसमें था, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं मैग्नीशियम के ऊपर भी, तो इसीलिए मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है वो भी फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी धातुएं हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है। ये ना तो ठंडे के साथ रिएक्शन करता है ना गर्म, ना ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है ना गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। किसी भी तरीके से आप ठंडा पानी देंगे या गर्म पानी देंगे तो वो एल्यूमिनियम है, फेरस है या जिंक है, ये ठंडे पानी या गर्म पानी किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी भाप है, क्योंकि भाप में एनर्जी और ज्यादा होती है, गर्म पानी से ज्यादा आप भाप से जलन होती है ना, क्योंकि भाप में ज्यादा एनर्जी होती है। तो जब अगर वाटर की गैस के साथ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं या फेरस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब वो रिएक्ट कर जाता है, तब वो अपने ऑक्साइड्स बना लेता है। ठीक है,
ये एल्यूमिनियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। फेरस के साथ वाटर का जो गैसेस फॉर्म में है रिएक्शन कराते हैं तो फेरस का ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है कि धातु जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों भैया, ये तो फिक्स है। अगर ऑक्सीजन अलग हो गया तो बचा क्या जल में? हाइड्रोजन। और फिर वो जब इसके साथ रिएक्शन करके इंगेज हो गया, हाइड्रोजन खाली है तो वो आवारा हो गया, वो तो बस फ्री है, तो वो चलता है। फिर चलो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा ही, तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अब इस तरह से आपने देखा, कई सारी धातुओं का उदाहरण देखा कि भाई ठंडे जल से रिएक्शन करा लिया, ठंडा नहीं किया तो थोड़ा सा गर्म कर दिया तो रिएक्शन हो गया। अगर दोनों से रिएक्शन नहीं हुआ तो भाप के साथ रिएक्शन हो गया। लेकिन कुछ धातुएं इतनी ज्यादा रिजिड होती हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो कैसे भी करके वो पिघलते नहीं है। ठीक है, चाहे आप उन्हें प्यार से मना लो, चाहे गुस्से से मना लो, चाहे एकदम मारपीट पे उतारू हो जाओ, आखिरी चेतावनी दे दो, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। वैसे ही कुछ धातुएं होती हैं जो जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ये पिघलती नहीं, इनका दिल नहीं पिघलता भाई साहब, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, ये नहीं पिघलती तो नहीं पिघलती, ये ऑक्सीजन के साथ, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते तो नहीं करते। पिछली बार भी आपने देखा था जब हम इनका रिएक्शन कराते, उसमें आपने अल्टीमेटली ये देखा कि जो कई सारी धातुएं हैं वो किसी ना किसी तरीके से रिएक्शन कर रही थी, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली जो वो है गोल्ड है और सिल्वर है, उनका दिल नहीं पिघला। यानी गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखे चलिए, आगे आपको काम आएगा जब हम देखेंगे रिएक्टिविटी की टेबल। तो उसमें सबसे नीचे, सबसे लेस रिएक्टिव सबसे नीचे आएगा, वहां आपको कौन सी धातुएं मिलती हैं? यही मिलने वाली है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या है? अम्ल के साथ भी हम अभिक्रिया करा के देख लेते हैं भाई। ठीक है, अम्ल के साथ अभी हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या है, एसिड के साथ जब धातु की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलता है कि धातु के साथ तनु अम्ल की क्रिया कराने पे लवण मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो जब एसिड के साथ क्रिया कराई धातु की तो हमें लवण मिला और हाइड्रोजन गैस निकल गई। लेकिन क्या है, धातु के साथ जब HNO3, ठीक है, HNO3 क्या है? एक एसिड है, और इसको जब धातु के साथ क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस फ्री नहीं हो पाती, नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि जो HNO3 है वो बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, इतना ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है वो, इसकी इतनी एनर्जी है कि हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके वाटर में बदल देता है, तुरंत ही उसका रिएक्शन बना के तुरंत ही उसको जो है वाटर में मिला देता है। ठीक है, अब चेन उसका ऑक्सीकरण करके, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके। ठीक है, तो जो है, और जो HNO3 में जो भाई देखो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाँ, अब इसमें क्या है, HNO3 में क्या है, एक प्लस H आयन है और NO3, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो ये इतना ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है कि ये हाइड्रोजन का आयन इसके साथ मिलके ये इसको दे देता है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और खुद जो ये इसका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये अलग अलग, जैसा भी जितना भी इसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ये नाइट्रोजन के अलग अलग वो बनाता है यौगिक। जैसे नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स बना लेता है, जैसे N2O बना लिया या NO बना लिया या NO2 बना लिया, इसमें ये अपने आप को अपचयित कर लेता है। ठीक है, क्या करता है कि धातु के साथ रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन को फ्री जाने नहीं देता है अल्टीमेटली, है ना। और मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ये दोनों जो है अगर इन्हें अतितनु बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तनु होगा, इसकी जो है क्षमता बहुत ही कम होगी, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में होगा, तो इतना ज्यादा इसका प्रभावी नहीं होगा, तब आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। तब इसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं, थका हारा है तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को पकड़ के उसके साथ ऑक्सीजन मिला के उसको वाटर मॉलिक्यूल में बदल दे तुरंत, है ना, तब आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, जो मैग्नीशियम है, ये जो है आप देखते हो इसका जब रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले निकलने का क्या मतलब है,
भाई कोई चीज निकल रही है मतलब उसमें ऊष्मा है, उसमें एनर्जी है ना, और सबसे ज्यादा इसमें निकलती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा निकल रही है मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने में। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। उसमें सबसे, इससे क्या पता चल रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अब अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम अगर हम देखें यहाँ, ठीक है, अभिक्रियाशीलता यानी कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। अभी हमने यहाँ बताया कि उसमें जो बुलबुले उठ रहे हैं सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन उसी में हो रहा है अच्छे से। उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है फेरस। तो अभी तो ये इनकी कहानी है, लेकिन जो कॉपर है वो किसी भी दशा में रिएक्शन यहाँ नहीं हो पा रहा है अम्ल के साथ, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, जैसे थोड़ा कंसंट्रेटेड है या थोड़ा डाइल्यूट है तो कॉपर से रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं एक टर्म आपने और सुना होगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो गोल्ड है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्शन कर ही नहीं रहा, उसको कोई पटा ही नहीं पा रहा, उसको कोई मिला ही नहीं पा रहा है ना। रिएक्शन का क्या मतलब होता है, अभिक्रिया का क्या मतलब, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना, कर ही नहीं पा रहा है। तो एक्वारेजिया यानी कि ये दो जो एसिड हैं उनकी मिली भगत है, ठीक है। कौन कौन से कि HCl और HNO3। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका 3 पार्ट और उसमें 1 पार्ट HNO3 का मिला दिया जाता है, 3:1 के रेशियो में जब मिलाया जाता है तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। अगर इसमें आप गोल्ड या प्लेटिनम को डालते हैं तो वो गल जाएगा। इतना ज्यादा तिकड़म लगाना पड़ता है गोल्ड को और प्लेटिनम को पिघलाने के लिए। हाँ, ये है कि अगर आप खाली HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगा, और या तो आप सोचें कि खाली HNO3 के साथ कराएंगे तो नहीं, लेकिन जब इनका एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक सॉल्यूशन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया, तो वो जो है प्लेटिनम और गोल्ड को पिघला देता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया आप जान गए। एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 3 पार्ट HCl का होता है, 1 पार्ट HNO3 का होता है। इसी सॉल्यूशन को हम एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। तो अब भी हमने देखा कि जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है धातुएं। तो अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं इनकी सक्रियता क्या होती है, किस क्रम में होती है, ठीक है। कौन धातु कब से, कौन सी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, कौन सी बीच की होती है, कौन सी सबसे कम सक्रिय होती है। तो इसी आधार पे क्या होता है कि धातु जो होती हैं, जो ज्यादा सक्रिय होती हैं, वो उन्हीं के सॉल्यूशन से, जो कम सक्रिय वाला है उसके सॉल्यूशन में अगर ज्यादा सक्रिय वाली धातु डाल दीजिए ना तो वो उसको विस्थापित कर देती है, ठीक है, उसको हटा के खुद वहां ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कहाँ होता है? देखिए यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई है, ठीक है। इस टेबल में सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर और फिर Hg माने पारा, और फिर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, और जो बीच की कंडीशन आती है ये सब क्या है, ये मॉडरेट है, ये जो है कम, मतलब बीच की है, कम अभिक्रियाशील है, और ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, और ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे लेस रिएक्टिव जो है वो आपका सिल्वर, गोल्ड है, तांबा है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर भी देखिए बहुत नीचे है ना, इसीलिए कॉपर सल्फेट में जिंक डालिए, कॉपर सल्फेट में जिंक डालिए, है ना। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लीजिए, आपने ये पहले भी पढ़ा है आगे वाले चैप्टर में, उसमें हमने जिंक जब डाला था तो जिंक ने क्या किया था, ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया था, जिंक सल्फेट बना दिया, तो कॉपर को हटा दिया था, तो कॉपर बेचारा अलग हो गया था, है ना। तो ये ही होता है, अगर जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो धातु ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसके सोल्यूशन से, कम रिएक्टिव धातु के सोल्यूशन से उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है, और अपना सोल्यूशन बना लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सक्रियता श्रेणी है, इससे आप समझ सकते हो कि कौन सी धातु ज्यादा एक्टिव है, कौन सी धातु कम एक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो अभिक्रिया करती कैसे हैं। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, जल के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, लेकिन ये रिएक्शन होते कैसे हैं। जो धातुएं हैं वो रिएक्शन
करती कैसे हैं वो हमें यहाँ देखना है। तो एक्चुअली अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था कि जो रिएक्शन होता है, जो उनकी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, वो अभिक्रिया करते ही क्यों है। कोई भी तत्व, कोई भी अणु परमाणु वो होता है तो उसमें रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो चाहते हैं कि हमारी जो बाहर वाली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो जाए, संतृप्त हो जाए, तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, उन्हें शांति मिल जाए। इसके लिए वो भटकते हैं, इसी के लिए वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये होता कैसे है, तो KLMN क्या चीजें हैं, ये हमने सेल के नाम दिए। सेल क्या है, जैसे बीच में क्या है इसके न्यूक्लियस, ठीक। अब इसके चारों तरफ क्या है, ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हीं का नाम दिया है KLMN, इसी को हम बोलते हैं सेल। पहली सेल का नाम है K, दूसरी का L, फिर उसके आगे होगा तो M, फिर उसके आगे होगा तो N। होगा क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं भाई, जैसे जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट ज्यादा होते जाएंगे, आपको ज्यादा बेंचेस लगानी पड़ेगी। एक बेंच की कैपेसिटी है ना, एक बेंच पे 3 ही बच्चे बैठ सकते हैं, वैसे ही एक सेल की कैपेसिटी है, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या और जिस हिसाब से है, जो जिस हिसाब से कैपेसिटी है, जिस हिसाब से जिस रूम की कैपेसिटी है, जिस हिसाब से जिस बेंच की कैपेसिटी है, उस हिसाब से क्लास बनाई जाती है, उसी तरह से यहाँ पर है, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है किसी भी परमाणु का, वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा, जो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। अगर कम है तो वो दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन, अगर ज्यादा है तो वो किसी से ले लेता है, हाँ, और वो अपने जो अष्टक है उसको पूरा कर लेता है। इसी के लिए रिएक्शन होता है। जैसे धातु देखिए आप, अधातु जो होती है वो गैसेस के फॉर्म में होती है ना, और जो धातु होती है वो सॉलिड होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। एक धातु हम ले रहे हैं सोडियम। अब सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 281, ठीक है। सोडियम है, सोडियम में सबसे पास की जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर 8 है, और जो उसके बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कैल्शियम, अरे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 287, ठीक। यानी कि जो सबसे पहली इसमें तो 2 है, उसके बाद वाली में तो 8 है, और जो सबसे बाहर है उसमें 7 है, 2 3 4 5 6 7, ठीक। यानी कि इसमें एक जो है, इसमें 8 होने चाहिए तो 7 की कमी है, और इसमें क्या 7 है तो 1 की कमी है। तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग मैच कर रही है, ठीक है। अब ये इसके पास जाएगा, कहेगा भाई मेरे पास 7 की कमी है तो मुझे 7 दे दो, ठीक। और ये कहता है कि भाई मेरे पास तो 1 की कमी है और ये 7 बाहर है, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है, वो अपना खींचातानी होगी, तो जो 7 है उनकी पावर ज्यादा होगी 1 की। ये सोचेगा 1 के लिए क्या मगजमारी करनी, ये कहेगा ठीक है चलो ले जाओ तुम, 1 तुम ले जाओ, तुम भी शांति पाओ और हम भी। तो क्या होता है कि जो इसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्लोरीन को दे देता है। अब वो जब जो देता है वो तो दानी हो गया ना, उसका तो भाई वो बहुत धनी है, तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो यानी कि ये पॉजिटिव आयन बना लेता है, ये नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक। इसका मतलब है अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयन बन गया। इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो आयनिक हुई, है ना, आयनिक बंध। क्यों, क्योंकि इस बॉन्डिंग में आयन बन रहे हैं, इसलिए इसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये इस तरह का जो बंध होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक आयनिक बॉन्ड होता है, जिस वैद्युत बॉन्ड होता है, एक सहसंयोजक होता है ना। तो इस तरह से जो उसमें साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। विद्युत बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया और इन्होंने इसको ले लिया। इस तरह के दोनों के अष्टक पूरे हो गए और इन्होंने मिलके क्या बना लिया, NaCl बना लिया, ठीक है। तो ये एक नया प्रोडक्ट बन गया आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से, ठीक। अब इसी तरह से अलग अलग धातुएं अपनी, अब धातु जो भी होंगी सबके ऊपर प्लस चार्ज ही होता है, सब इलेक्ट्रॉन देती हैं, कोई 1, कोई 2, कोई 3, ठीक, 3 तक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उसके बाद क्यों देंगे भाई, 4 होगा तो अगले जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको आप दे रहे हो उसका भी 4 है, इसका मतलब
तो जब 4 इक्वल मामला है तब क्यों देगा कोई। तो यहाँ तक क्या है, ये आपने समझा कि धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 की ही कमी होगी। ठीक, अब क्या है जो आयनिक यौगिक, इसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के गुणधर्म हम पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक में क्या होता है, इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है बहुत मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, और ये भंगुर, भंगुर का मतलब अगर इन्हें पीटा जाएगा तो ये टूट के बिखर जाएंगे। जैसे NaCl नमक है तो उसको आप पीटोगे तो वो टूट के बिखर जाएगा, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी ऊर्जा, मतलब इसको गलाने का मतलब है कि इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा आप लालच दोगे, बहुत ज्यादा प्रलोभन दोगे, तभी ये तो एक दूसरे को छोड़ेंगे। ऐसे हल्के फुल्के में ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादा हाईली एनर्जी लगेगी इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने में, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत ज्यादा होता है। और घुलनशीलता, ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन आपने सुना ही है सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में। इसका मतलब है कि वो केरोसिन में रिएक्शन नहीं करता है और साथ ही पेट्रोल में भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जल में ये घुलनशील होते हैं। ठीक, तभी तो जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और विद्युत अपघटन करते हैं, है ना, तो क्या होता है उसमें इसको घोलते हैं, तो घोलने में, पानी में घोलने में क्या होता है, जब पानी में घोला जाता है तो ये अपने अपने आयन में टूट जाते हैं, और जब ये अपने आयन में टूट जाएंगे तो आयन में टूटने की वजह से अभी अगला कैरेक्टर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत की चालकता। विद्युत कैसे प्रवाहित होगी, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत जो प्रवाहित होती है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। विद्युत धारा क्या होता है, धनात्मक जो होता है उसका फ्लो, धन आयन का फ्लो। उसके लिए धन आयन होना भी तो चाहिए। तो जो आयन वाले होंगे यौगिक, उनको जब पानी में घोलते हैं तो वो अपने आयन में टूट जाते हैं, तब आपको धन आयन मिल जाता है। और जब आपको धन आयन मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यही धन आयन जो है विद्युत को संचालित करने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जब जल में घोले जाते हैं तो ये विद्युत की चालकता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं, किसके साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं।